हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र था 2024 का, इसको हमने थोड़ा सा देखा था। यहाँ पे हमने ये देखा था कि किस प्रकार से आपका जो प्रश्न पत्र है वो 70 मार्क्स का आता है। 3 घंटे का यह प्रश्न पत्र होता है और इसके कुछ निर्देश भी हमने देख लिए। इसके साथ साथ जो यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, यानी पहला प्रश्न जो था वो क्या था, उसमें आपके पास खंड थे काफी, और वो खंड एक मार्क्स के थे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। और हमने यहाँ पे देख लिया था कि किस प्रकार से आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे का, ख, ग, घ, ठीक है, ड, च, छ, ज, ठीक है, ज तक जो ये प्रश्न है ये सारे मल्टीपल चॉइस है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये प्रश्न आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं और आपके जो है फिलिंग द ब्लैंक के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब यहाँ पे आपके पास एक और प्रश्न है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपके पास ये जो प्रश्न है ये भी आपका प्रश्न संख्या 1 का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्देश। प्रश्न संख्या 1 को के अगले 2 खंड में 2 कथन को अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या ए है, इसका जो दूसरा खंड है, ये क्या है, दूसरा खंड है। कि पहले खंड में तो हमने क्या देखे, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें सिंपल आपको स्टेटमेंट दिया गया था, प्रश्न दिया गया था या फिर इन द ब्लैंक्स दिया गया था, उसके बेस में आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ पर आपको जो है इस प्रश्न में जो प्रश्न संख्या 1 है, इसकी जो दूसरा खंड है उसमें अभिकथन और कारण दिया गया। ठीक है, यानी क्या दिया गया, असर्शन और रीजन। स्टेटमेंट दी जाएगी, एक कथन दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए आपको एक रीजन दिया जाएगा। अब फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ठीक है 2 कथनों को अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्न विकल्पों 1, 2, 3, 4 में से चुनकर सही उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे आपको पहले ही दे दिए गए हैं और इनके अनुसार आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही। मतलब ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न ही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न का फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके। स्टेटमेंट दिया गया है, उसके कारण के रूप में आपको एक और स्टेटमेंट दिया गया है और फिर 4 विकल्प यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उनमें से सही बताना है कौन सा सही। डायरेक्शन इन नेक्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अगले जो 2 भाग है प्रश्न 1 के, देयर आर 2 स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, कैसे, असर्शन और रीजन के रूप में। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सेलेक्ट करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है बेसिकली 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा। ये आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करें। ठीक है, ए क्या है, असर्शन है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, आर उसके रीजन के तौर पे एक और स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों ए और आर दोनों बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिखा गया है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल आपके मतलब जो आपने पढ़ा है उसके बेस पे ही है, ये पूरा सही है। और क्या कहा गया है कि जो आर है, यानी जो आपने रीजन के तौर पर स्टेटमेंट दिया है, वो ए यानी जो असर्शन है उसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है। मतलब जो रीजन दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे रीजन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यानी दोनों ए और आर क्या है, बिल्कुल सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर क्या है, ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही व्याख्या यहाँ पे दी गई है। सेकंड है ए तथा आर दोनों सही है। दूसरे स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि ए स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट दोनों के दोनों बिल्कुल सही है,
यानी बिल्कुल करेक्ट है, जो हमने पढ़ा है, जो नॉलेज में हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही कथन दिया गया है, करेक्ट है। परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। लेकिन क्या कहा गया है कि जो रीजन दिया गया है वो गलत है। ए स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है, असर्शन जो दिया गया है, उसको सही बताने के लिए जो आपको यहाँ पे रीजन दिया गया है वो क्या है, वो सही नहीं है। यानी स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये ठीक तरीके से बता नहीं रहा है कि, या ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है ए को सपोर्ट नहीं कर। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, दोनों सही है ए और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। क्या कहा है, ए बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लेकिन आर कैसा है, इनकरेक्ट। क्या कहा है, दोनों स्टेटमेंट ए है आर है, ए बिल्कुल सही है, जो हमने पढ़ा है, जो हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ए बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर दिया गया है वो स्टेटमेंट अपने आप में ही रॉन्ग है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि जो आर है वो ए को सही से व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर, इसकी बात नहीं कही। सिंपली ये कहा गया है कि आर तो वैसे ही गलत दे। फोर्थ है ए तथा आर दोनों गलत है, यानी बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ठीक है। यानी क्या कहा गया है, ना ए सही है ना आर सही है, यानी इंडिविजुअली भी ये दोनों सही नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहला दिया गया है कि जो ए आर दोनों सही है, और आर क्या है, ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, यानी बिल्कुल सपोर्ट करता है उसको। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए को सपोर्ट नहीं करता। तीसरा है ए जो है वो बिल्कुल सही है पर आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो इस प्रकार का आपका प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में बनता है, ठीक है। तो ये आपका अलग प्रकार का प्रश्न है। पिछले लेक्चर में हमने स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न देखे कि आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड है। पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर हम इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रश्न देख लेते हैं किस तरीके के आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, अभिकथन यानी असर्शन दिया गया है, ठीक है। नाभिकीय बंधन बल नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है। यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स डोमिनेट ओवर द कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि जो आपका नाभिकीय बंधन बल है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, वो कूलम्बिक रिपल्शन की जगह जो है, जो कूलम्बिक रिपल्शन होता है प्रोटॉन में न्यूक्लियस के अंदर, उसको डोमिनेट कर देता है। कारण क्या दिया गया है, नाभिकीय बल कूलम बलों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं, ठीक है। रीजन इसमें दिया गया है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है कूलम फोर्स। तो इस तरीके से आपको क्या दिया गया है, एक असर्शन यानी स्टेटमेंट के रूप में कथन दिया गया है, और फिर रीजन या कारण के रूप में भी एक कथन दिया गया है। ये बताना है दोनों सही है या नहीं, ठीक है। इसी तरीके का आप दूसरा प्रश्न भी देख सकते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जो पिछले पेपर जो आपका था यानी 2024 का जो प्रश्न पत्र है, जो अभी हुआ है पेपर, उसका ही ये आपका यहाँ पे प्रश्न पत्र हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम पूरा प्रश्न पत्र देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अभिकथन के रूप में दिया गया, क्या दिया गया है, चालकों का प्रतिरोध अर्धचालक से कम होता है। कारण दिया गया है, चालकों में चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। यानी इंग्लिश में कैसे दिया गया है, असर्शन दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लोअर देन सेमीकंडक्टर। कहा गया है कि जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उसका जो प्रतिरोध होता है वो अर्धचालकों से कम होता है, ठीक है।
और इसका रीजन क्या दिया है कि जो कंडक्टर होते हैं, इन कंडक्टर एनर्जी बैंड बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या कहा गया है कि जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उसमें जो एनर्जी बैंड होता है, ठीक है, उसका जो गैप होता है, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो 3 eV से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दो स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा गलत है, क्या आर ए को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही जो ऑप्शन है उसको आपको अपनी नोटबुक में, या जो भी आपकी आंसर शीट है, उत्तर पुस्तिका है, उसमें आप इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रकार के प्रश्न की तरफ। हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे निर्देश पढ़ा था कि जो आपके अगले प्रश्न है, ठीक है, यानी आपके प्रश्न संख्या 5 तक एक वाक्य के प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे गए हैं 2, 3, 4 और 5, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न है वो है what the minimum work done in bringing a unit positive charge from infinity to any point inside an electrostatic field is called। किसी एकांक धनावेश को अनंत से स्थिर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में किया गया न्यूनतम कार्य कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रश्न दिया गया, और इस प्रश्न का आप उत्तर एक स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख सकते हैं और एक वर्ड के तौर पे। यहाँ पे डेफिनेट आंसर क्वेश्चन है, तो आपको एक जो है स्टेटमेंट के तौर पे आंसर लिखना है। और ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं, कुछ सामने आपको नंबर भी जो है इसके मार्क्स लिखे गए हैं, 1 मार्क्स का प्रश्न। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, यानी यहाँ पे आपको बायट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप सीधे लिखेंगे द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ इज एज फॉलो, यानी बायट-सैवर्ट नियम का वेक्टर स्वरूप निम्नलिखित है, और नीचे आप फॉर्मूला लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न भी आपका 1 मार्क्स का ही यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य परिसर नैनोमीटर में कितना होता है, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इन नैनोमीटर। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछा गया है वेवलेंथ किसके लिए, लाइट की, विजिबल लाइट, और वो भी नैनोमीटर। तो यहाँ पर भी आप स्टेटमेंट वाइज लिख लेंगे कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो है, और जो भी आपका आंसर है वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फिक्स आंसर है, एक स्टेटमेंट के तौर पे आपको आंसर लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स का प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न जो है वो आपके 1 मार्क्स के प्रश्न है 4, 5, ठीक है। 5वां प्रश्न भी आपका 1 मार्क्स का है। जैसे यदि किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी होल्स की संख्या के बराबर हो, तो यह किस प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, ठीक है, नोट करेंगे। इसी तरीके से हम अगले प्रश्नों की ओर जाते हैं। आप देख सकते हैं छठा प्रश्न आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है, ठीक है। तो आपके जो प्रश्न हो सकते हैं उसमें आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या न्यूमेरिकल में भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसे सॉल्व करके दिखाना है पूरा स्टेप। 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 8 microcoulomb per square meter. Find the charge on the sphere. तो इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका छठा प्रश्न था। इसी तरीके से हम 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 7वें प्रश्न में
आंतरिक विकल्प दिया गया। हमने वहां पे जब हम स्टेट जो है सारे निर्देशों की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने आंतरिक विकल्प की बात की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 7 आपका आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न 7 में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, बीच में अथवा लिखा या और लिखा गया है, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको अटेंड करना है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। क्या है? 900 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? A 900 picofarad capacitor is connected to a 100 volt battery. How much electrostatic energy stored in capacitor? ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। यहाँ पे आप न्यूमेरिकली जो है इस प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व। नेक्स्ट अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, वो भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। क्या दिया गया है? +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के 2 आवेश है किस सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। पहला प्रश्न है, ठीक है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। दूसरा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात। तो आप देख सकते हैं अथवा में ये आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है। पहले वाले में आपका सिंपल एक ही मतलब आपको एक ही प्रश्न पूछा, यहाँ पर आपको 2 पार्ट में से विभाजित किया गया है, 2 पार्ट में यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट आप 8वां प्रश्न देख सकते हैं, ये भी 2 मार्क्स का प्रश्न है और ये जो प्रश्न है ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपके काफी आ रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल काफी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी के बुक के जो आपके एग्जाम्पल है उनको तो आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी जो है स्टेटमेंट फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपके जितने भी न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, स्पेशली जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 8वां प्रश्न क्या है? प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लैटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक के प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लैटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। ऊष्मक का ताप परिकलित कीजिए। The resistance of platinum wire of platinum resistance thermometer at 0 degree Celsius is 5 ohm and at 100 degree Celsius is 5.23 ohm. Write the thermometer is when the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. यहाँ पे आपका ये भी क्या है? आपका न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है, आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न 9वां प्रश्न भी आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, ये आपका सिंगल प्रश्न है, यानी एक ही यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे कोई आंतरिक विकल्प यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, पर इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट में से बांटा है। क्या है प्रश्न? क्या होता है जब एक दंड चुंबक को 2 खंडों में विभाजित किया जाए? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा गया एक चुंबक है, उसे 2 भागों में बांट दिया गया है, तो क्या हो? आपको यहाँ पे 2 सिचुएशन दी गई है। पहला है इसकी लंबाई के अनुदिश, यानी इसकी लंबाई के अनुदिश अगर हम इसे तोड़ दें तो क्या होगा चुंबक में, और अगर हम इसकी जो है लंबाई के लंबवत तोड़ दें तो क्या होगा? What happen if a bar magnet is cut into 2 pieces? पहला है along its length, दूसरा है transverse to its length। तो ये आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का प्रश्न है। इसी तरीके से 10वां प्रश्न भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये भी आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न है, और यहाँ पर जो है आपके जो ये प्रश्न है वो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। पहला पार्ट क्या है? 25 जो है मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात तथा वर्ग माध्य मूल धारा ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से आपका जो दूसरा प्रश्न है जो अथवा में दिया गया है, क्या लिखा गया है? किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पेयर से 0 एम्पेयर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित
विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ के स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो ये दो प्रश्न हैं, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न हैं। तो आपको न्यूमेरिकल काफी अच्छे से करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, और स्पेशली जो आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 11वां प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न क्या है, आपको यहाँ पे बताना है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, कि विस्थापन धारा क्या होती है। यानी आपको सबसे पहले तो इसको डिस्क्राइब करना है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद आपको इसका सूत्र बताना है, ठीक है। 2 मार्क्स में है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। व्यतिकरण पैटर्न तथा एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न में 2 अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है वो डिफरेंस का है। यहाँ पे इंटरफेरेंस और डबल स्लिट जो आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो होता है, एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न जो होता है, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न। यहाँ दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटम फोटोन के डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बराबर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा आपका डेरिवेशन टाइप प्रश्न हो गया, और ये भी आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं प्रश्नों के अनुसार आपको जो है जो आपका टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आपको उसके स्टेटमेंट पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल आपको उसके बेस में पता होने चाहिए किस तरीके से सॉल्व करने हैं, फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो है अगर उसमें कुछ टॉपिक में डिफरेंस हो सकते हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का प्रश्न था। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक आपको बताना है क्या होता है। डेफिनेशन पूछी गई है, दोबारा से देख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मानक किस उपकरण द्वारा किया जाता है, यानी आपको बताना है कि एटॉमिक मास को हम एक्यूरेटली किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। 2 मार्क्स का प्रश्न है, उसी के अनुसार आपको आंसर यहाँ पे दें। तो ये आप देख सकते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्या हो गया डेफिनेशन हो गई। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो तैयार कर, ठीक है। अगला आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है, ये आपका आखिरी 2 मार्क्स का प्रश्न है, जो कि प्रश्न 15 है। क्या दिया गया है, निम्न चित्र में पीएन संधि डायोड की अभिनति बायसिंग किस प्रकार की है। यानी यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है इसमें बायसिंग कैसी, डायरेक्ट प्रश्न है। फिगर भी आपको दिया गया है, इसके बाद क्या बताया गया है, इन दिस टाइप ऑफ बायसिंग हाउ द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इफेक्टेड। अब ये बायसिंग की गई है तो इससे जो डिप्लीशन लेयर, जो पी और एन जंक्शन के बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है, तो उसके विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले तो आपसे डायरेक्ट बायसिंग पूछी, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है ये पूछा है। उसके बाद की जो डिप्लीशन लेयर है उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, कि तो आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस काफी अच्छे से आने चाहिए। आपने देखा होगा जो पुराने प्रश्न पत्र हैं या पुराने जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसमें फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जो है वो काफी आया है, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स में है, कहीं पे आपका जो है ज्यादा मार्क्स के प्रश्नों में भी आता है, तो वहां पे आपको पूरा उसी अनुसार देना होता है, यानी आपको पूरा फिगर बनाना होता है, पूरा उसका पूरा आपको डिटेल में वर्किंग लिखनी होती है, क्यों फॉरवर्ड है रिवर्स है बताना हो। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट सिंपल 2 मार्क्स में दिया है, तो उसी के अनुसार आप यहाँ पे आंसर, ये आपके 2 मार्क्स के प्रश्न है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं 3 मार्क्स के प्रश्नों की, ठीक है। तो 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का प्रश्न है। क्या दिया गया है, निम्न चित्र में दिखलाए गए नेटवर्क के प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें हर एक शाखा हर एक ब्रांच में आपको करंट बताना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं किरचॉफ का नियम लगेगा और उसके बेस में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के आपका ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम अच्छे से पता होने चाहिए, इसके बेस में आपके प्रश्न ही आते हैं। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है, यहाँ पे एक कण जिस पर Q चार्ज यानी आवेश है तथा
इसका द्रव्यमान m है, v वेग से गतिमान है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है जिसकी दिशा कण के वेग की दिशा के लंबवत है। दर्शाइए यह कण परिपथ गति पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17वां प्रश्न 3 मार्क्स का प्रश्न है और ये भी आपका एक डेरिवेशन वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके प्रश्न आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं 3 मार्क्स के प्रश्न में आपको इसे जो है आपको इसको जो है विकल्प या आंतरिक विकल्प के प्रश्न के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में पहला जो प्रश्न है उसमें आपको डायरेक्ट जो है आपको थ्योरी पूछी गई। क्या कहा गया है? हाउ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार करते हैं, समझें। तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं और आपको बताना है कि इनका रिस्पॉन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीनों के बारे में आप बताएंगे, जो है डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब अथवा में भी आपका जो दूसरा है इसमें आपको डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग, आपको निम्न को परिभाषित करना है। का पार्ट में मैग्नेटाइजेशन, ख में मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता और डी में यह जो आपका गा पार्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति पूछी गई है। और आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का प्रश्न है यानी तीनों के तीनों पार्ट 1-1 मार्क्स। तो उसी के अनुसार आप इनकी स्टेटमेंट लिखेंगे, किससे डिनोट करते हैं ये आप बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, ये भी आपका 3 मार्क्स का प्रश्न था। अब ये 19वां प्रश्न आप देख सकते हैं, ये भी आपका 3 मार्क्स का प्रश्न है और ये जो प्रश्न है ये भी आपका आंतरिक विकल्प वाला यहाँ पे प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है और ये आपका ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का प्रश्न है। तो ऑप्टिक्स में आपके जो न्यूमेरिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से आ जाते हैं। तो इसके बाद जो और में है आपका प्रश्न, ये भी आपका ऑप्टिक्स का ही प्रश्न है, ये आपका जो है प्रिज्म बेस्ड प्रश्न है। तो यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। तो जैसे कि मैंने कहा ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट 3 मार्क्स का प्रश्न है आपका हाइगन सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के अपवर्तन को समझाइए। तो यहाँ पे आपका ये जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, 21वां प्रश्न भी आपका आंतरिक विकल्प का प्रश्न है। ठीक है, जहाँ पे आपको पहले लिखा गया है कि आपको बोहर मॉडल का जो है आपको पोस्टुलेट्स बताने हैं और नीचे आपका जो है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बतानी है और बाकी आपका जो है फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का क्या इफेक्ट है पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगला आपका 22वां प्रश्न भी 3 मार्क्स का प्रश्न है। 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दी गई है और ये जो है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका। तो 3 मार्क्स के अनुसार आपको इसके बारे में बताना है, प्रोसेस के बारे में बताना है, इसको डिस्क्राइब। 23वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 23वां जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रश्न है आपका देख सकते हैं कि इसमें आपको पूरा थ्योरी लिखना है, 2 ग्राफ दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको बताना है कि यहाँ पे किस प्रकार का रेक्टिफिकेशन हो रखा है और आपको यहाँ पे जो है पीएन जंक्शन डायोड सर्किट भी बताना है। ठीक है, तो ये आपके 3 मार्क्स के प्रश्न हो, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका प्रश्न पत्र है इसके हमने और आपके प्रश्न यहाँ पे देखे, किस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं, आंतरिक विकल्प के प्रश्न कैसे हैं आपके, ये भी हमने जाने। ठीक है, तो हमने 2024 का जो प्रश्न पत्र है वो काफी हद तक यहाँ पे देख लिया है।
अभी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके 4 मार्क्स के प्रश्न है वो देखेंगे और उसके बाद हम इसके एक एक करके जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, हमने यहाँ पे प्रश्न पत्र देखा, तो इसको आपको जो है पढ़ना है, खुद से देखना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी आपको डाउट होता है किसी प्रश्न में तो नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस